हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ एक जीपीएस सोलर का आईपीओ आने वाला है। आज उस पर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ कि क्या हम ये आईपीओ लें या ना लें और इस पे इन्वेस्ट करें कि ना करें। ठीक है, तो ये जीपीएस सोलर के बारे में जानते हैं। पहले तो इस आईपीओ के बारे में, ये आईपीओ क्या है। इस आईपीओ में अगर आप देख रहे हो तो ये एक एसएमई आईपीओ है और ये सोलर का आईपीओ है। ठीक है, सोलर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है, जैसे ईवी व्हीकल्स और सोलर के सारे शेयर्स भागे जा रहे हैं। तो इस पे हमें ध्यान देना है कि क्या हम इस पे इन्वेस्ट करें ना करें और क्या रहेगा। सब्सक्रिप्शन भी देख लेते हैं एक बार। ये जैसे 30 करोड़ का आईपीओ लेके आ रहे हैं और ये 14 जून से 19 जून तक के लिए खुलेगा। एंड द फेस वैल्यू इज़ फॉर 10 एंड द प्राइस बैंड जो इसका जो इन्होंने बताया है वो 90 रुपीज़ से 94 तक बताया है। ठीक है, आप यहाँ पे जीपीएस का जो मिनिमम लोट है वो 1200 शेयर का है और इस पे 1,12,800 रुपये आपका लगेगा। ठीक है, और ये 24 जून को लिस्टेड होगा। ठीक है, इसकी जो अलॉटमेंट डेट है वो 20 जून है। आपका रिफंड आ जाए 21 जून को और जो डीमेट में आ जाएगी वो 21 जून को। और जो आईपीओ में लिस्ट होगा, टेंटेटिवली डेट है ये 24 जून। ये होगी बेसिक डिटेल्स आईपीओ के बारे में, जीपीएस सोलर। इसके बारे में अब जैसे मेन जो चीज़ है इसकी, हम ये देखते हैं कि पहले जो प्रमोटर की जो होल्डिंग होगी ना वो 86% है पहले अभी, और 62% अब रह जाएगी पोस्ट आईपीओ। ये करीब अराउंड ये 20 कितना परसेंट हो गया, 24% अराउंड ये सब वो कर रहे हैं, आईपीओ में ले रहे हैं। ठीक है, इस 24% में से शायद 35% जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स का है। ठीक है, अब ये जीपीएस सोलर क्या है, क्या काम करता है, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जीपीएस सोलर के बारे में जानते हैं क्या कंपनी करती है। ठीक है, जीपी इको सॉल्यूशंस इंडिया लिमिटेड, ये इसका नाम है प्रॉपर पूरा जीपीएस। ठीक है, 2010 की बनी हुई कंपनी है। अब इसमें मेन चीज़ पहले समझना कि कंपनी करती क्या है। द कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स, मेन चीज़ पहले डिस्ट्रीब्यूट्स है ये। ठीक है, वाइड रेंज ऑफ सोलर इन्वर्टर्स एंड सोलर मॉड्यूल्स। ठीक है, ये पहला काम है इसका। ये सोलर इन्वर्टर और सोलर मॉड्यूल्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, कंपनी ऑल्सो एक्ट्स एज एन इंटीग्रेटेड सोलर एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर ऑफरिंग कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। ठीक है, जिसको ये ईपीसी बोलते हैं, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन सर्विसेज को। और ये किसको देते हैं, कमर्शियल और रेजिडेंशियल कस्टमर्स को। ठीक है, ये इसकी सेकेंड एक्टिविटीज़ है। ठीक है, फर्स्ट ये है जो डिस्ट्रीब्यूशन की है, सेकेंड ये इसकी है कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज देती है जो। ठीक है, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल को। ठीक है, हाउएवर द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस सेगमेंट, इसका जो कंट्रीब्यूशन है इज़ कंपेरेटिवली लोअर देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर इन्वर्टर। मतलब जो सेकंड वाले का जो कमाई है वो कम है देन द फर्स्ट वाले की। फर्स्ट वाले की कमाई ज़्यादा है, सेकंड वाले की कमाई कम है सर्विसेज में। ठीक है, उसके बाद ये बताती है कि कंपनी, इसका एक और ब्रांड है इनवर्जी। ठीक है, ये इसका तीसरा काम हो जाएगा। कंपनी का जो तीसरा इनवर्जी का जो ब्रांड है वो क्या करती है कि एक हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर है और लिथियम फेरोफॉस्फेट के नाम से बैटरीज है विच आर सोल्ड अंडर द ब्रांड ऑफ इनवर्जी ब्रांड। ठीक है, जो ये इन्वर्टर बेचते हैं वो इनवर्जी ब्रांड के अंडर बेचते हैं। ये हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर्स है, लिथियम मतलब दोनों का काम करती है, सोलर का सोलर, साथ में दूसरा भी चलता है। ठीक है, लिथियम वाली बैटरी है। एनर्जी इज इन्वॉल्व इन ओएम प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड एंड इन्वॉल्व इन द ओईएम प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन करती है इस इनवर्जी ब्रांड के जो इन्वर्टर्स के लिए। ठीक है, अब इनवर्जी का प्रोडक्शन कैसे करते हैं, ये बेसिकली आउटसोर्स करते हैं। इनवर्जी हैज इट्स ओन हाई क्वालिटी एंड रिलायबल प्रोटोकॉल्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। देखो ये मैन्युफैक्चरिंग तो होते हैं बट ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, ये सेल्फ ओन नहीं है। ये सेल्फ ओन, ये खुद नहीं बनाते, ये बाहर से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ये आउटसोर्स करते हैं। ठीक है, तो ये देखने वाली बात है। ठीक है, इट्स ओन सप्लाई चेन टू इनेबल इजी कन्वीनियंट ट्रांजिशन। ठीक है, दिस रेफर्स टू अ बिजनेस अरेंजमेंट where one company इनवर्जी outsource the manufacturing of its products to another company। ठीक है, मतलब ये क्या कर रही है, इनवर्जी जो है अपने कंपनी को आउटसोर्स कर दे रही है। जो जो इन्वर्टर बनाती है वो बाहर से बनवा के अपना टैग लगाकर अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बना ले रही है। ठीक है, इनवर्जी डेवलप इट्स ओन पॉलिसी प्रोसीजर एफर्ट टू प्रोटोकॉल इंश्योर दिस प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स मीट सर्टेन क्वालिटी एंड रिलायबल सेंटर्स। मतलब ये क्या है, खुद नहीं बनाती, बाहर से बनवाती है। मेन काम इनका डिस्ट्रीब्यूशन का है और अरेंजमेंट का है, ये काम है इनका जीपीएस सोलर का। तो ये एक सेल फोन मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, पहली बात तो।
यहाँ पे सेल्फ ओन्ड नहीं है, ये आउटसोर्स्ड कस्टमर है। इनका जो मेन काम है वो डिस्ट्रीब्यूशन का है और अरेंजमेंट का है, ठीक है। और इस पे एक बार और पढ़ लेते हैं, इसकी स्ट्रेंथ क्या है। पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, IPO इंडस्ट्री लीडर्स, एक्सपीरियंस प्रमोटर एंड मैनेजमेंट टीम, एक्सटेंसिव एनर्जी, क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड, स्ट्रॉन्ग लॉन्ग स्टैंडिंग क्लाइंट रिलेशनशिप्स, ये इसके स्ट्रेंथ्स हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, स्ट्रेंथ है। और GPS, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है IPO लाने का, ये मेन है। देखो सबसे पहला जो इन्होंने लिख रखा है, ये कंपनी का जो कंपनी ने जो यूटिलाइज करने हैं जो IPO के पैसे हैं, पहला वर्किंग कैपिटल के लिए है, मतलब कंपनी की वर्किंग कैपिटल ही ठीक नहीं है, उसके लिए यूटिलाइजेशन कर रही है, उसको पैसों की ज़रूरत है तो हम दे रहे हैं, मतलब हम शेयर होल्डर्स, उसको पैसों की ज़रूरत पड़ रही है तो हम धंधे में मदद कर रहे हैं चलाने के लिए। मतलब बेसिकली जो जनरली जो IPO आते हैं वो कैपेक्स के लिए आते हैं कि मतलब कुछ एक्सपेंशन होना है या कैपिटल कुछ उसके लिए होना है, बट ये तो हम उसको वर्किंग कैपिटल के लिए दे रहे हैं, रोज़ाना उसके जो खर्चे हैं वो उससे नहीं हो पा रहे, उसके लिए दे रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ भी नोट करने वाली बात है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडरी इनवर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इन रिलेशन टू परचेज ऑफ प्लांट अदर मिसलेनियस एसेट्स ऑल्सो टुवर्ड्स कंस्ट्रक्शन एंड सिविल, ये कैपेक्स के लिए है। मगर पहला ऑब्जेक्टिव वर्किंग कैपिटल, दूसरा है अपनी सब्सिडरी में ही इन्वेस्ट करने के लिए उस सब्सिडरी को पैसा दिया जाएगा IIPL को, और वो क्या करेगी, मशीनरी और अदर मिसलेनियस एसेट्स को परचेज करेगी टुवर्ड्स कंस्ट्रक्शन और सिविल वर्क्स फॉर दिस फैसिलिटीज़, ठीक है। बाकी जनरल कॉर्पोरेट खर्चे हैं, ठीक है। ये मैंने आपको उसका ऑब्जेक्टिव बता दिया, उसके पैसे कहाँ कहाँ लगने हैं, ठीक है। पहला वर्किंग कैपिटल, दूसरा अपनी सब्सिडरीज को पैसा देगी, वो अपना कंस्ट्रक्शन और उसके लिए कुछ एसेट्स और मैन्युफैक्चरिंग एसेट्स खरीदेगा, ठीक है। अब इसके फाइनेंशियल्स एक बार देख लेते हैं। इसका जो फाइनेंशियल जो इंक्रीज़ हो रहे हैं वो 25.08% इंक्रीज़ हुआ है, और पैड जो है वो 33.43% इंक्रीज़ हुआ है बिटवीन 22 से 23 के बीच में। मतलब 22 से 23 के बीच में जो रिवेन्यू है वो 25% बढ़ा है और ये 33% बढ़ा है, ठीक है। ये देख लेते हैं, जैसे एसेट जो है वो 1429 से अब कितनी हो गई, दिसंबर 23 है, बस ये मार्च 23, मार्च 22, मार्च, बेसिकली ये 9 मंथ का है, ठीक है। यहाँ पे 3 मंथ्स का एस्टिमेशन भी और होगा, ठीक है। तो वो मार्च 24 आ जाएगा, फिर ये मार्च 24 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अभी इसमें 47.15 से 47.28 हो गई एसेट्स, मतलब 9 महीने में ज़्यादा कोई एसेट्स एक्वायर नहीं करी है। रिवेन्यू देखो 10,400 से लेकर 7,858 है, ठीक है। तो इसमें इतनी बढ़ोतरी तो नहीं हुई 9 महीनों के में, तीन महीने का भी डाले तो कितना होगा, 12 से अगर डिवाइड करते हैं तो अराउंड 2200-2500 के आसपास होगा, ठीक है। तो ये वही सेम रेंज में आ जाएगा, कोई ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ रिवेन्यू में एक साल में 23 से 24 में, ठीक है। पैड ये है 369, पैड बढ़ा है, मतलब खर्चे कम हुए हैं, 824 से लेकर नेटवर्थ इतनी बढ़ गई, 804 से लेके सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस कम हो गया, सरप्लस इनका कम हो गया। ये देखने वाली चीज़ है कि क्यों कम हो गया, सब में देखो बढ़ता हुआ आ रहा है, ये कम क्यों हो गया है, ठीक है। और ये 1316 की बोरोइंग थी, पहले 350 थी, फिर 500 हो गई, 350 की जो बोरोइंग थी वो 4600 के रिवेन्यू पे थी, ठीक है। तो जो टोटल बोरोइंग है जिसकी हम बात कर रहे थे, एक मिनट, ये जो टोटल बोरोइंग है, टोटल बोरोइंग वो रिवेन्यू का 7.5% है यहाँ पे 21 में, ठीक है। हम 22 में एक बार देख लेते हैं, 22 में रिवेन्यू हो जाता है 8352.99, ठीक है। तो ये ठीक है 6.19% है, ठीक है। अब 23 में क्या होता है, 23 में भी देख लेते हैं एक बार, 1316 डिवाइडेड बाय 10,447 इंटू 100, तो ये बढ़कर हो जाता है 13%, ठीक है, बोरोइंग्स। अब
इसमें जो रिवेन्यू जो सेम ही है, ऑलमोस्ट 10 ही रहेगा और 1500 बोरोइंग्स और बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये भी अराउंड 15 या 16% के आसपास रहेगा बोरोइंग्स रिवेन्यू के। देखने वाली बात है, जब यहाँ पे 1419 एसेट्स थी तो 1900 जो लाख था वो एसेट्स थी यहाँ पे, जब बोरोइंग 517 थी। उसके बाद जब बढ़ के फिर ये 47 थी, मतलब रिवेन्यू जब ये बोरोइंग्स बढ़ा रहे हैं तो एसेट्स भी बढ़ रही है। ठीक है, तो वो एसेट्स का यूटिलाइजेशन यहीं पे ही हो रहा है, मतलब जो बोरोइंग्स इन्होंने बढ़ाई है वो ज़रूर ना ज़रूर एसेट्स खरीदने के लिए बढ़ाई है, मतलब अपना एक्सपेंशन के लिए ही बढ़ाई है। ठीक है, ये देखा जा रहा है। और अगर मैं बात करूँ इसके कुछ पीयर कंपैरिजन की, ठीक है, जैसे आजकल वैसे ही सोलर चल रहा है, सोलर के शेयर भाग बहुत रहे हैं, तो एक शेयर इसका कंपैरिजन है सन गार्डनर एनर्जी लिमिटेड। इसका जो EPS है वो 6.35 है और इसका 5.14 है। ठीक है, इसकी जो NAV है, नेट एसेट वैल्यू, वो 19 है। दैट इज़ कॉल्ड बुक वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू। ठीक है, और ये 11 है। अच्छा, इसका जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है वो 59 है। ठीक है, 59 टाइम्स है P। मतलब अगर हम ये देखें तो ये जो 90 रुपये का शेयर लेके आ रहे हैं, कल को अगर ये इसका प्राइस भी हमारा 59 टाइम्स अगर कुछ होगा तो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा ये शेयर भी आने वाले टाइम पे। तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ क्या है, 57% है इसकी 23% है। ठीक है, तो अभी जो ये लिस्ट लेके आ रहे हैं 90 रुपये का लेके आ रहे हैं, और देखा जा रहा है ये शेयर इसकी नेट एसेट वैल्यू 11 है। ठीक है, तो गाइज़ अगर आपने इस कंपनी में शेयर में इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा देख के करना। ठीक है, क्योंकि एक तो ये सेल फोन नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, और एक इसका बिजनेस अरेंजमेंट है, और इसका जो पैसा जो आ रहा है वो मेन पर्पस इसका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, साथ में ये अपनी सब्सिडरी में इन्वेस्ट करेगा, जो कि ये इसी कुछ परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और अदर मिसलेनियस को खरीदेगा कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, तो गाइज आप इसके लास्ट डे पे ज़रूर देख के एक बार इन्वेस्ट ज़रूर कर सकते हो। ठीक है गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ठीक है गाइज, थैंक यू।